गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अमृत ज्ञान। आज हम केमिस्ट्री के कुछ नए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में होंगे। ये आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इन्हें समझिएगा ध्यान से। तो चलिए आइए आज हम पहला इस सेशन का पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, देखिए which of the following is the main constituent of vinegar, यानी निम्न में से कौन सा सिरके का मुख्य घटक है। तो सिरके का मुख्य घटक बताना है कौन सा होता है। सिरका यानी एसिटिक एसिड, ठीक है। सिरके में क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन ए एसिटिक एसिड, सेकेंड सिट्रिक एसिड, और थर्ड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड फोर्थ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो देखिए तो पहला हमारा क्या है? एसिटिक एसिड। जो सिरके में पाया जाता है वो एसिटिक एसिड होता है, और इसमें निम्न में सिरके का मुख्य घटक कौन सा है, यही हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विनेगर इज एसिटिक एसिड, यानी इसका फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बी है, इसमें दे रखा है बी ऑप्शन सिट्रिक एसिड। ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है जैसे कि नींबू, आंवला। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये HCl है जो हमारे शरीर के अंदर आमाशय में पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो सबसे ताकतवर एसिड माना जाता है। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड, ये इसे क्या कहते हैं? H2SO4 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये भी एक एसिड है। तो हमसे पूछा गया था सिरके का मुख्य घटक, तो फर्स्ट आंसर यानी आंसर नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए नोबल गैस, यानी नोबल गैसेस की विशेषताएं क्या हैं। निम्न में से नोबल गैस यानी आदर्श गैस या अक्रिय गैस की विशेषता क्या है? देखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन हाईली रिएक्टिव, सेकंड कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड नॉन रिएक्टिव, थर्ड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, एंड फोर्थ फॉर्म्स कंपाउंड इजीली। देखिए, यानी पहला ऑप्शन है ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। आदर्श गैस जो है कैसी होती हैं? इनके अष्टक यानी अंतिम शेल, लास्ट शेल पूर्ण रूप से भरी होती है। इनके अंतिम शेल में इलेक्ट्रॉन्स पूर्ण रूप से भरे होते हैं, इसलिए ये किसी अदर एलिमेंट से क्रिया नहीं कर पाते हैं, तो यह हाईली रिएक्टिव नहीं होंगे। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड नॉन रिएक्टिव, यानी ये कैसे हैं? कलरलेस यानी रंगहीन होते हैं, ऑर्डरलेस यानी गंधहीन होते हैं। कलरलेस इनका कोई भी कलर नहीं होता, और ऑर्डरलेस इसमें किसी भी विशेष प्रकार की गंध या सुगंध नहीं आती है। और ये नॉन रिएक्टिव, ये किसी से भी क्रिया नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सी है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का संचालन करता है। जी नहीं, ये विद्युत का संचालन नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी गलत। फॉर्म्स कंपाउंड इजीली, जब ये किसी से क्रिया ही नहीं करेंगे, नॉन रिएक्टिव गैसेस होते हैं, तो ये कंपाउंड भी नहीं बनाएंगे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड नॉन रिएक्टिव, यानी रंगहीन, गंधहीन और अप्रक्रियाशील हो जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आई बच्चों। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या पूछा है? केमिकल फार्मूला पूछा गया है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट? देखिएगा, कैल्शियम यानी
और कार्बोनेट यानी CO3। ठीक है, देखिए कैल्शियम जो है उस पर +2 आयन होते हैं और कार्बोनेट पर -2 आयन होते हैं, और ये दोनों जब मिलेंगे तो एक कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 बना लेंगे, और दोनों की वैलेंसी +-2 है तो ये कैंसिल हो जाएगी, और इसका राइट आंसर कैल्शियम कार्बोनेट का केमिकल फार्मूला CaCO3, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बी ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड, ये है बिना बुझा चूना। ठीक है, कैसा बिना बुझा चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड। CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड और CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड एंड CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज ए पार्ट ऑफ क्लोरोफिल, यानी निम्न में से कौन सा तत्व क्लोरोफिल का हिस्सा है, यानी क्लोरोफिल का पार्ट कौन सा है। देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आयरन, बी मैग्नीशियम, सी कॉपर एंड डी जिंक। देखिएगा, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नामक एलिमेंट्स पाया जाता है। जो मैग्नीशियम तत्व है वो क्लोरोफिल के साथ जुड़ा होता है, यानी उसमें क्लोरोफिल में पाया जाता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पार्ट्स ऑफ क्लोरोफिल मैग्नीशियम एलिमेंट। ठीक है, और बाकी जो ऑप्शन है आयरन, कॉपर एंड जिंक, ये सभी गलत हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम इज द राइट आंसर, दैट इज ए पार्ट ऑफ क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, व्हाट इज द मेन यूज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल का मुख्य उपयोग क्या है। देखिएगा, जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसका क्या मेन पर्पस है, इसे क्यों उपयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए मेकिंग सोप यानी साबुन के निर्माण में, ऑप्शन नंबर बी मेकिंग फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरक बनाने में, ऑप्शन नंबर सी मेकिंग ग्लास कांच बनाने में, एंड ऑप्शन नंबर डी मेकिंग पेंट्स यानी जो रंग होते हैं, पेंट्स होते हैं, घरों में पेंट्स किया जाता है उसको बनाने में। तो देखिएगा क्या होगा, मेकिंग सोप यानी साबुन के निर्माण में, साबुन के निर्माण में किसी भी एसिड का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि साबुन जो है वो क्या होता है, बेसिस होता है यानी क्षारीय होता है, इसलिए उसमें क्षार का प्रयोग करते हैं ना कि एसिड का, इसलिए ऑप्शन नंबर ए ये गलत हो जाएगा। मेकिंग फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरक बनाने में, जी हाँ, उर्वरक बनाने में सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड से उर्वरक अच्छे और बेहतरीन बनते हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेकिंग फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरक के निर्माण में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है मेकिंग ग्लास, गिलास को बनाने में एसिड का उपयोग नहीं करते हैं, उसे सिलिका से बनाया जाता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। मेकिंग पेंट्स, पेंट्स बनाने में भी इसका उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द मेन यूज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, उसका यानी सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग क्या है, मेन उपयोग फर्टिलाइजर्स के निर्माण में। ठीक है, जो खेतों में फसलों में उपयोग किया जाता है उसमें H2SO4 नामक एसिड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl का पीएच मान कितना है। देखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 0, 7 और ऑप्शन नंबर सी बी दे रखा है 7, सी 14 एंड डी 1। ठीक है, तो देखिएगा पीएच मान पूछा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है एक अम्ल होता है और अम्ल का पीएच मान 0 या 0 से अधिक और 7 से कम होता है। ठीक है, या तो पीएच मान 0 होगा या 0 से अधिक होगा, या क्या होगा बच्चों 7 से कम होगा, तो इसलिए इसका पीएच मान देखिए कितना हो सकता है,
ऑप्शन नंबर ए 0, 0 तो हो सकता है। 7 बी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। और 14 ऑप्शन नंबर सी 14 ये क्षारीय होता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारे दो ऑप्शन बचे, ऑप्शन नंबर ए 0 एंड डी 1। तो इसमें हमें यह बताना है कि सल्फ्यूरिक एसिड का पीएच मान कितना होगा। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो सबसे अधिक एसिडिक होता है, इसमें अम्लीयता सबसे अधिक पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा अम्लीयता जो पीएच मान होता है वो 0 होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 0 हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी 1 ये गलत होगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 0 इज द पीएच वैल्यू ऑफ HCl। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the primary ingredient in the preparation of soap? साबुन तैयार करने में मुख्य घटक कौन सा है। देखिए प्रिपरेशन ऑफ सोप, साबुन के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए एसिड्स, बी एल्कलीज, सी ग्लिसरीन एंड डी एल्कोहल्स। मेन घटक की बात हो रही है यहाँ पर, प्राइमरी इंग्रेडिएंट्स, मेन कंपोनेंट्स क्या होगा साबुन में। देखिए एसिड, साबुन कभी एसिडिक नहीं होते हैं, ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अगर एसिडिक सॉप ले लिया तो ये शरीर के लिए नुकसानदायक होंगे, स्किन डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, एल्कलीस, एल्कलीस यानी क्षार। देखिए जो साबुन होते हैं सॉप वो कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। और एल्कलीस का मतलब भी यहाँ पर क्या है, क्षार है। तो इसका मतलब जो सॉप में प्रयोग किया जाएगा वो एल्कलीस प्रयोग किए जाएंगे। ठीक है, तो मेन घटक क्या होगा साबुन तैयार करने में, वो एल्कलीस यानी क्षारीय होगा। ग्लिसरीन, इसका उपयोग नहीं किया जाता, एल्कोहलिक भी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी और डी रॉन्ग होंगे और इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्षार साबुन तैयार करने का मेन कंपोनेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, विच एलिमेंट इज यूज्ड टू मेक सेमीकंडक्टर्स। देखिए जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनको बनाने के लिए किस एलिमेंट का उपयोग किया जाता है। देखिए सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर का मतलब होता है अर्धचालक। ठीक है, अर्धचालक से मतलब है जिसमें जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो ना तो अधिक तेजी से प्रवाहित होगी और ना ही कम। ठीक है, तो उसमें चालक और अचालक के बीच की एक कड़ी होती है जिसे सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर बनाने में किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन, बी कार्बन, सी आयरन एंड डी सोडियम। ठीक है, देखिए सेमीकंडक्टर अर्धचालक, अर्धचालक क्या होते हैं, ये सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, अर्धचालक होते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन यानी Si और जर्मेनियम यानी Ze, ये सभी क्या हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं। इसलिए इसमें सेमीकंडक्टर बनाने में सिलिकॉन का यूज किया जाता है, ना कि कार्बन, आयरन और सोडियम। तो कार्बन, आयरन और सोडियम ये तीनों ही ऑप्शन गलत होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सिलिकॉन इज यूज्ड टू मेक सेमीकंडक्टर्स। सिलिकॉन का उपयोग सेमीकंडक्टर बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यानी सल्फ्यूरिक एसिड का सही सूत्र क्या है। सल्फ्यूरिक एसिड, देखिएगा सल्फ्यूरिक एसिड यानी सल्फर, जिसमें क्या होगा S होगा और एसिड का मतलब इसमें H प्लस आयन होगा, यानी H और S दोनों ही होने चाहिए। देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में NaOH है, इसमें S नहीं है, सल्फर नहीं है। ये क्या है, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कि एक क्षार होता है। HNO3, इसमें भी देखिए सल्फर नहीं है, नाइट्रोजन है, इसलिए ये क्या है, एक नाइट्रिक एसिड है। ठीक है, जो कि एक अम्ल है। ऑप्शन नंबर बी HCl, इसमें क्लोरीन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा। तो ये भी हमारा सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला नहीं होगा।
तो बी, सी और डी ये तीनों ही ऑप्शन जो हैं वो गलत होंगे। हमारा एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए, H2SO4। एस यहां पर दे रखा है तो एस का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, सल्फर। तो यानी H2SO4 क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का सही सूत्र है। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? जल का क्वथनांक कितना होता है? क्वथनांक का मतलब होता है उबालने का बिंदु, यानी जो जल है वो कितने टेम्परेचर पर उबलता है। ठीक है, कितना टेम्परेचर बढ़ाया जाए कि जल उबलने लगे। देखिए 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर तो जल क्या होगा, ये जमने लगता है। क्या होता है, लिक्विड से सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी गलत होगा। 25 डिग्री सेल्सियस पर जल नहीं उबलेगा और ना ही 50 पर उबलेगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलने लगता है और ये धीरे धीरे वाष्प यानी वेपराइजेशन की क्रिया ले लेता है और वेपर में चेंज हो जाता है। ठीक है, इवेपोरेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड? यानी कोवेलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध का उदाहरण क्या है? ऑप्शन नंबर ए NaCl, बी H2O, सी NaOH एंड डी MgCl2। ठीक है, देखिएगा NaCl, NaCl Na पर पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो ये NaCl बना लेते हैं, यानी ये आयनिक कंपाउंड है। इसमें क्या है, आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट H2O, H2O देखिएगा HOH। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है और ये सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इसलिए H2O जो हमारा है वो कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, किसका एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड का। NaOH भी देख लीजिए, NaOH, Na पर पॉजिटिव चार्ज होता है और OH पर नेगेटिव चार्ज होता है और ये मिलकर NaOH बना लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आयनिक बॉन्ड होगा, क्योंकि इनमें Na और OH पर दोनों पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होता है। MgCl2, Mg पर दो चार्ज होते हैं प्लस के। ठीक है, और Cl यानी 2Cl माइनस, ये इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, Mg प्लस 2Cl माइनस। Cl पर एक नेगेटिव चार्ज होता है और मैग्नीशियम पर दो पॉजिटिव चार्ज होते हैं और इसलिए ये दोनों मिलकर एक आयनिक बॉन्ड का निर्माण करते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा आयनिक बॉन्ड का एग्जाम्पल होगा। तो ऑप्शन नंबर ए NaCl ये आयनिक बॉन्ड है, NaOH भी आयनिक है, MgCl2 भी आयनिक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बचा H2O, यह कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, H2O सहसंयोजक बंध का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ एयर? निम्न में कौन सा वायुमंडल का मुख्य घटक है? प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ एयर, वायु का मेन कंपोनेंट क्या है? देखिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। इन चारों में, चारों ऑप्शन में सबसे अधिक मात्रा वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में किसकी पाई जाती है? एयर में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है और 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। इसलिए
नाइट्रोजन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एयर, यानी नाइट्रोजन वायुमंडल का मुख्य घटक होगा। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, नाइट्रोजन हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस। ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है, ठीक है, नाइट्रोजन 78%, बाकी ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस ये सभी 1% के अंदर आते हैं। इनकी वैल्यू बहुत कम होती है, पॉइंट्स में होती है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर 78% नाइट्रोजन गैस इज द मेन कंपोनेंट ऑफ वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला फॉर ग्लूकोज। देखिए ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है, देखिएगा ग्लूकोज, पहला ऑप्शन ए C6H12O6, बी C12H22O11, C6H10O5 एंड C2H5OH। देखिएगा, देखिए C2H5OH इसमें क्या है, OH यानी एल्कोहलिक समूह लगा हुआ है। ठीक है, क्या है इसमें, एल्कोहल जुड़ा हुआ है, एल्कोहल, एल्कोहल सफिक्स जो जुड़ा हुआ है, OH ये ऑल होता है, और C2H5 क्या हो जाएगा, एथेन, तो ये क्या बन जाएगा, एथेनॉल या एथिल एल्कोहल। क्या होगा बच्चों, ये हमारा एथिल एल्कोहल होगा, C2H5 एथिल एल्कोहल, या इसका दूसरा नाम एथेनॉल भी कह सकते हैं। C6H10O5 ये कुछ भी नहीं है, C12H22O11, C12H22O11 ये शुगर का केमिकल फार्मूला है, यानी शुगर यानी चीनी। ठीक है, और ऑप्शन नंबर ए C6H12O6 ये ग्लूकोज का फार्मूला है, इसका फार्मूला है बच्चों ग्लूकोज का। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे केमिकल फार्मूला फॉर ग्लूकोज पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए C6H12O6 हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये तीनों ऑप्शन गलत होंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए नोबल गैस, यानी नोबल गैस का एग्जाम्पल निम्न में से कौन सा है। ठीक है, नोबल गैस का मतलब है आदर्श गैस या अक्रिय गैस जो किसी अदर एलिमेंट से क्रिया नहीं करती है और इनके अंतिम शेल पूर्ण रूप से भरे होते हैं। तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और ये 2 पॉजिटिव चार्ज, सॉरी ये इसमें क्या आते हैं, 2 नेगेटिव चार्ज आते हैं, यानी O-2। तो ये हमारा नोबल गैस का एग्जाम्पल नहीं होगा। नाइट्रोजन, इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है अंतिम शेल में, तो इस पे N-3 आता है, तो ये भी नहीं होगा। कार्बन, इसमें 4 वैलेंसी होती है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो कार्बन भी नहीं होगा। हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, जिसका अष्टक पूर्ण रूप से, अंतिम शेल जो है वो पूर्ण रूप से भरी हुई होती है। ठीक है, तो इसका मतलब हीलियम इज द नोबल गैस। ठीक है, हीलियम क्या है, एक नोबल गैस है, आदर्श गैस है, ये किसी अदर एलिमेंट से क्रिया नहीं करती है। जबकि हीलियम का उपयोग जो बैलून्स होते हैं, गुब्बारे, गैस बैलून, उसको भरने में किया जाता है, क्योंकि हीलियम गैस बहुत ही हल्की गैस होती है, जिससे गुब्बारा स्काई में, आसमान में उड़ता चला जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, नोबल गैस का हीलियम। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन एसिड इन द ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन स्टमक। देखिए जो मानव पेट है, मानव का आमाशय है पेट, उसमें कौन सा अम्ल सामान्य रूप से पाया जाता है। ठीक है, देखिए नाइट्रिक एसिड HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, एसिटिक एसिड CH3COOH। देखिए कौन सा एसिड मानव पेट में या ह्यूमन स्टमक में पाया जाता है। देखिएगा HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये आमाशय में नहीं पाया जाता है, पेट में नहीं पाया जाता है।
एसिटिक एसिड ये भी नहीं पाया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड भी नहीं होता है। कौन सा होता है फिर? ऑप्शन नंबर बी, HCl मानव शरीर के अंदर पाया जाता है। और इसकी मात्रा जब बढ़ जाती है तो हमारी बॉडी में एसिडिटी की मात्रा बढ़ जाती है, एसिडिटी हो जाती है, अम्लता बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मानव पेट के अंदर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? यानी कमरे के तापमान पर कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? यानी कमरे के तापमान पर, रूम टेम्परेचर पर एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा मेटल है, धातु है, जो कि किसमें पाई जाती है? लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। बाकी अदर जो मेटल्स होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए मरकरी, ठीक है, मरकरी यानी पारा Hg, सोडियम, सोडियम Na, आयरन Fe और कॉपर Cu। ठीक है बच्चों, मरकरी Hg, सोडियम Na, आयरन Fe, कॉपर Cu। इनमें हमें यह बताना है कि रूम टेम्परेचर पर तरल अवस्था में कौन सा पाया जाता है। देखिएगा, कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में मरकरी पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? मरकरी यानी Hg। ठीक है, सोडियम ये ठोस अवस्था में होता है, आयरन लोहा भी ठोस होता है और कॉपर तांबा भी ठोस होता है। ये तीनों सॉलिड स्टेट में होती हैं, जबकि मरकरी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पारा। और पारा का प्रयोग किसमें करते हैं बच्चों? थर्मामीटर में उपयोग किया जाता है, जिससे टेम्परेचर का मापन किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ह्यूमन बॉडी? देखिए, मानव शरीर के लिए ऊर्जा का मेन सोर्स क्या है? मेन सोर्स, ठीक है, जो हमारे शरीर के लिए ऊर्जा उत्पन्न करे, यानी ऊर्जा का मुख्य स्रोत हो, तो इनमें चारों में क्या होगा? देखिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड विटामिन्स। देखिए, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स क्या होते हैं? और कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड विटामिन्स। ऊर्जा का मुख्य स्रोत पूछा है, ऊर्जा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी जो है वो सबसे ज्यादा हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। किससे मिलती है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट खाने से सबसे अधिक जो कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ हैं, भोज्य पदार्थ हैं, ठीक है, उन्हें लेने से अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। तो कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का मेन सोर्स हो जाएगा। ठीक है, प्रोटीन नहीं होगा, फैट्स भी नहीं होगा और विटामिन भी नहीं होगा। ठीक है, तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड? सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए NaOH, ऑप्शन नंबर बी NaCl, ऑप्शन नंबर सी HCl एंड डी Na2SO4। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए, सोडियम, सोडियम को Na से लिखते हैं और हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से हाइड्रोक्साइड बनता है। तो इसका मतलब इसमें O और H होगा। क्या होगा बच्चों? O और H होगा। तो इसका मतलब ये दोनों जब मिलेंगे तो क्या बना लेंगे? NaOH बना लेंगे। सोडियम पर एक पॉजिटिव आयन होता है और हाइड्रोक्साइड पर एक माइनस आयन होता है, और ये प्लस माइनस दोनों आयन कैंसिल हो जाएंगे और एक नया कंपाउंड बना लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक क्षार होता है, क्योंकि इसमें OH माइनस आयन पाया जाता है। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का राइट आंसर यानी केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NaOH। NaCl देखिए क्या है? NaCl एक सॉल्ट है, यानी लवण है। ठीक है, टेबल सॉल्ट, जिसे साधारण नमक के नाम से भी जानाते हैं, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और HCl क्या है? एक एसिड है। ठीक है, H+Cl- में टूटता है, इसमें H+ आयन पाया जाता है
जिससे ये क्या है, एक HCl एक एसिड है, ठीक है। HCl क्या है बच्चों, एसिड। तो NaOH क्या हो जाएगा हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षार। NaCl लवण होगा, ये ऑप्शन गलत है। HCl ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और Na2SO4 सोडियम सल्फेट, इसे कहते हैं सोडियम सल्फेट। क्या कहते हैं बच्चों, सोडियम सल्फेट। तो राइट आंसर हमारा हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द NaOH, ठीक है। NaOH इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, which of the following gases is used in the production of ammonia? निम्न में से अमोनिया के उत्पादन में किसका उपयोग किया जाता है? देखिएगा, निम्न में से कौन सी गैस अमोनिया उत्पादन में उपयोग किया जाता है? देखिएगा, अमोनिया, अमोनिया किससे मिलकर बनती है बच्चों? अमोनिया जो है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनती है। किससे मिलकर बनती है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर अमोनिया गैस का निर्माण होता है, ठीक है। तो देखिए, इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, ठीक। इसमें पूछा गया है अमोनिया के उत्पादन में उपयोग की जाने वाला गैस। तो देखिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों ही गैस होंगी, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, नाइट्रोजन हो जाएगा। क्योंकि हाइड्रोजन तो उसकी नाइट्रोजन की बैलेंस को पूर्ण करने के लिए लगाया जाता है, जिससे यह नाइट्रोजन मेन गैस होगी जिससे अमोनिया का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन भी नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा और हाइड्रोजन भी नहीं होगा। राइट आंसर नाइट्रोजन, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। तो नाइट्रोजन से अमोनिया गैस का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मोलर मास ऑफ ए कंपाउंड? यानी किसी यौगिक का मोलर द्रव्यमान निकालने का सूत्र क्या है, ठीक है। मोलर द्रव्यमान निकालने का सूत्र क्या है? जब हमने मोलरिटी पढ़ाया था तो उसमें ये पढ़े थे, ठीक है, फॉर्मूला पढ़ा था। तो देखिए, पहला ऑप्शन दे रखा है मोलर मास इज इक्वल टू मास ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। बी, मोलर मास इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ एलिमेंट्स। मोलर मास इज इक्वल टू मास ऑफ कंपाउंड इनटू नंबर ऑफ मोल्स। मोलर मास इक्वल टू सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड, ठीक है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है मोलर मास यौगिक का द्रव्यमान बटे मोलों की संख्या, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। मोलर मास बराबर परमाणुओं की संख्या बटे तत्व का द्रव्यमान, ये भी फॉर्मूला नहीं होगा। मोलर मास बराबर यौगिक का द्रव्यमान गुणा मोलों की संख्या, ये भी नहीं होगा। मोलर मास बराबर यौगिकों में तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का योग, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए, जैसे हम अगर लें एग्जाम्पल के तौर पर H2O, अब इसका मोलर मास निकालना है, मोलर मास। तो इसमें जो भी तत्व हैं, ये क्या है, कंपाउंड है। कंपाउंड में कौन कौन से तत्व हैं? इसमें लिखा है यौगिक में तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का योग, ठीक है। अब इसमें 2 हाइड्रोजन है, कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है प्लस 1 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है बच्चों, 1 होता है, और 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है बच्चों, 16 होता है। तो 16 एकम 16, यानी 16 और 2 कितने हो जाएंगे, इसमें जो भी तत्व हैं उनके परमाणु द्रव्यमान का योग कर देंगे। तो हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 16, 16 और 2 18, यानी जल का मोलर मास कितना हो जाएगा बच्चों, 18 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, मोलर मास बराबर यौगिक में तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का योग, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स? निम्न में अम्लों की विशेषता क्या है, ठीक है। निम्न में हमें बताना है
कौन सी अम्लों की विशेषता है? पहला ऑप्शन बिटर टेस्ट, पहला ऑप्शन बिटर टेस्ट यानी स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है। टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड यानी नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। स्लिपरी टेक्सचर यानी फिसलनदार होते हैं। डज नॉट रिएक्ट विद मेटल और धातुओं के साथ क्रिया नहीं करते हैं। तो देखिए प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, एसिड की प्रॉपर्टी पूछी गई है कि एसिड्स की विशेषताएं क्या है। बिटर टेस्ट यानी स्वाद में कड़वे होते हैं, नहीं, ये क्षारीय होते हैं। जो स्वाद में कड़वे होते हैं वो क्षार होते हैं, यानी एसिड्स का जो स्वाद है वो कैसा होता है, सॉर टेस्ट होता है, यानी स्वाद में खट्टे होते हैं। टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड यानी नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ये बात सही है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। स्लिपरी टेक्सचर यानी फिसलनदार होते हैं, नहीं, फिसलनदार क्षार होते हैं ना कि एसिड्स। डू नॉट रिएक्ट विद मेटल्स, मेटल्स के साथ क्रिया नहीं करते हैं। अम्ल मेटल्स के साथ क्रिया करते हैं और मेटल्स के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। तो ये भी हमारा ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज फाउंड इन प्रोटीन्स, यानी प्रोटीन्स में कौन सा तत्व पाया जाता है। देखिए प्रोटीन्स में कौन सा तत्व पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। ऑप्शन नंबर दे रखे हैं, ए ऑक्सीजन, बी कार्बन, सी नाइट्रोजन एंड डी हाइड्रोजन। ये बताना है प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो ऑक्सीजन प्रोटीन में नहीं पाई जाती है, कार्बन भी नहीं पाई जाती है और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन प्रोटीन में पाई जाती है, ठीक है। नाइट्रोजन गैस प्रोटीन में पाई जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाइड्रोजन भी प्रोटीन में नहीं पाई जाती, ठीक है। प्रोटीन जैसे डीएनए, आरएनए, डी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये सब क्या है, प्रोटीन्स, ठीक है, सॉरी न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए आरएनए क्या है, ये न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। तो प्रोटीन्स में कौन सा तत्व पाया जाता है बच्चों, नाइट्रोजन। कौन सा तत्व पाया जाता है, नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड होते हैं, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। कार्बन और डाइऑक्साइड, देखिए कार्बन को सी से लिखा जाता है और ऑक्साइड को ओ से लिखा जाता है, और ये दो डाई यानी दो ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, CO2 का निर्माण करते हैं। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का सही फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, CO, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO2 ऑप्शन नंबर बी, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। C2O ये नहीं होगा, ये गलत है, और C2O2 ये भी गलत है, ठीक है। राइट आंसर CO2 इज द केमिकल फार्मूला फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, which of the following is the correct chemical formula for methane। मेथेन का सही रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए मेथेन का सही रासायनिक सूत्र क्या है बच्चों, पहला ऑप्शन CH4, दूसरा CH3, C2H6 एंड C2H4। देखिएगा मेथेन, मेथेन एल्केन ग्रुप का सदस्य है, यानी मेथेन यानी एक कार्बन होगा, मेथेन में कितने कार्बन होंगे, एक कार्बन, और एल्केन ग्रुप का मेंबर है, इसलिए इसमें जो हाइड्रोजन होंगे वो कार्बन के जस्ट डबल से +2 होंगे, क्योंकि इसका फार्मूला CnH2n+2 होता है। तो जितने कार्बन होंगे उसके डबल से +2 हाइड्रोजन होंगे।
तो यहाँ पर एक कार्बन का डबल, 2 हाइड्रोजन प्लस 2 यानी 4 हाइड्रोजन होंगे। तो इसका मतलब CH4 मेथेन का सही फार्मूला हो जाएगा। CH3 क्या होता है, इसमें से एक हाइड्रोजन कम है, यानी ये क्या है, एल्किल ग्रुप का है, जो कि मेथिल इसका नाम हो जाएगा। मेथिल किसी अन्य कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है। C2H6 ये एथेन का फार्मूला है, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है। C2H4 ये एथिलीन का फार्मूला है, क्योंकि ये इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। C2H4 एथीन या एथिलीन, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी और सी, डी तीनों ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी, सी और डी तीनों गलत होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए CH4 इज द करेक्ट केमिकल फार्मूला फॉर मीथेन। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है। देखिए, हाइड्रोजन जो है वो आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में पहले नंबर पर रखा गया है, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1। 1 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन। सेकंड पर क्या होता है, हीलियम होता है, 3 पर लिथियम है और 4 पर बेरिलियम है, ठीक है। और पहले नंबर पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए 1। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन मेटेलिक एलिमेंट। निम्न में से कौन सा गैर धात्विक तत्व का उदाहरण है। गैर धातु यानी बाकी सभी क्या है, धातु हैं, इनमें से एक गैर धातु है। देखिए, आयरन, आयरन क्या है, एक धातु है, मेटल है। कॉपर भी मेटल है और कैल्शियम भी मेटल है, धातु है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बचा सल्फर। सल्फर क्या है, एक गैर धातु है, यानी नॉन मेटेलिक एलिमेंट है। मेटल्स पर पॉजिटिव आयन होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, और नॉन मेटेलिक पर निगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी, सल्फर इज द राइट आंसर ऑफ ए नॉन मेटेलिक एलिमेंट। गैर धात्विक तत्व का एग्जाम्पल है, ठीक है। क्या होगा बच्चों, सल्फर, ठीक है, सी ऑप्शन। बाकी सभी क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर। निम्न में कौन सा प्राकृतिक पॉलीमर है। पॉलीमर मीन्स बहुलक, प्राकृतिक बहुलक। देखिएगा, नाइलॉन, पॉलिस्टर, स्टार्च एंड टेफ्लॉन। देखिए यहां पर ये सभी क्या है, ये पॉलीमर्स हैं, बहुलक है, ठीक है। ये सभी क्या है, नाइलॉन, पॉलिस्टर, टेफ्लॉन और स्टार्च, ये सभी बहुलक हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि नेचुरल पॉलीमर क्या है, जो कि प्राकृतिक रूप से बनता है। प्राकृतिक पॉलीमर क्या है, प्राकृतिक बहुलक। देखिए, नाइलॉन ये आर्टिफिशियल पॉलीमर है, ये प्राकृतिक नहीं है। पॉलिस्टर भी आर्टिफिशियल पॉलीमर है, प्राकृतिक नहीं है। टेफ्लॉन भी प्राकृतिक नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च इज द पॉलीमर, स्टार्च इज ए नेचुरल पॉलीमर। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च। स्टार्च एक प्राकृतिक बहुलक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पीएच वैल्यू ऑफ लेमन जूस। निम्न में से नींबू के रस का पीएच मान कितना है। नींबू के रस का पीएच मान कितना है। ऑप्शन नंबर ए 2-3, बी 5-6, सी 7 एंड डी 8-9। देखिए, लेमन जूस यानी नींबू का रस। नींबू कैसा होता है, स्वाद में खट्टा होता है, यानी ये एसिडिक होगा। और एसिडिक का पीएच मान कितना होता है, 0 से लेके 7 से कम तक, 0 से 7 तक। 7 क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल होता है, यानी उदासीन होगा, जो कि
जल का पीएच मान है प्योर वाटर का। 8 9 ये क्षारीय होता है, बेसिक, ये बेस होता है क्षारीय, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सी और डी ये दोनों गलत हो जाएंगे। 5 6 और 2 3 ये दोनों ऑप्शन एसिडिक के हैं, लेकिन यहाँ पर लेमन जूस की बात हो रही है। लेमन जूस जो है उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, जो कि अधिक क्या होता है, अम्लीय होता है। अधिक अम्लीय कब होगा, जब इसका पीएच मान कम होगा। तो देखिए 5 6 ये पीएच मान ज्यादा है, तो ये एसिडिक होगा, लेकिन इतना एसिडिक नहीं होगा जितना कि लेमन जूस एसिडिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 2 3 इज द पीएच वैल्यू ऑफ लेमन जूस। नींबू के रस का पीएच मान 2 से 3 होता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू नॉन मेटल्स? दो गैर धातुओं के बीच बनने वाले बंध का नाम क्या है? दो गैर धातुओं के बीच बनने वाले बॉन्ड का नाम क्या है? देखिएगा, पहला है आयनिक बॉन्ड। क्या है ये? आयनिक बॉन्ड। बी कोवेलेंट बॉन्ड, सी मेटालिक बॉन्ड और डी हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए आयनिक बॉन्ड जैसे NaCl है, क्या है? NaCl, इसमें आयनिक बॉन्ड बनता है। तो सोडियम क्या है? एक मेटल है, और Cl क्या है? एक नॉन मेटल है। ठीक है, तो ये मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है कौन सा? आयनिक बॉन्ड। और यहां पर हमसे पूछा है टू नॉन मेटल्स के बीच, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, कोवेलेंट बॉन्ड जैसे H2O है, क्या है? जल। जल के बीच बॉन्ड पाया जाता है कोवैलेंट बॉन्ड, जो कि सिंगल बॉन्ड होता है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही नॉन मेटेलिक हैं, यानी गैर धातु है। ठीक है, तो इसका मतलब जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो दो नॉन मेटल्स के बीच बनता है। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कोवैलेंट बॉन्ड दो नॉन मेटल्स के बीच बनता है। मेटालिक बॉन्ड ये मेटल्स के बीच बनेगा। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड ये हाइड्रोजन के बीच बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड। सह संयोजक बंध। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड? सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र, ऑप्शन नंबर ए NaCl, बी NaOH, सी Na2SO4 एंड डी Na2CO3। NaCl सोडियम क्लोराइड, देखिए सोडियम यानी Na, क्लोराइड यानी Cl, जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बना लेंगे? NaCl बना लेंगे, जो कि एक टेबल सॉल्ट या साधारण नमक का फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए NaCl इसका सही आंसर होगा। NaOH क्या होता है? ये क्षार होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये गलत है। Na2SO4 ये सोडियम सल्फेट होता है, ये भी गलत है। Na2CO3 ये सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला है, तो ये भी रॉन्ग होगा। तो ऑप्शन नंबर ए NaCl इज द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र NaCl होगा। ठीक है, NaOH क्या एक क्षार है। ठीक है, ये सोडियम सल्फेट, और Na2SCO3 ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट, जो कि धावन सोडा का फार्मूला है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए NaCl। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे टॉप 30 क्वेश्चन ये हो गए। ठीक है, ठीक है, तो ये रहे हमारे आज के टॉप 30 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन्हें आप याद कर लीजिएगा, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है।
और आपके बीएससी एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफी लाभदायक होंगे। इन्हें आप याद कर लीजिए, रिवीजन कीजिए, ठीक है। बार बार वीडियो को देखिए जिससे आपको समझ में आए। उम्मीद है आपको आज का ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।